अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नदम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नदम सेठी साहब। जी हाँ, नदम सेठी साहब वापस आ चुके हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, मैं ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं दूंगा, हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस की वो रिपोर्ट, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कत्ल के ऊपर है, बेस करती है और इनफैक्ट उसके अंदर बताई गई हैं बहुत सी इंपॉर्टेंट लीड्स मिली हैं। अब दो तरह की राय है इसके ऊपर, इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ। कुछ लोग इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्या ज़रूरत थी करोड़ों रुपया खर्च करने की इस मुल्क की आवाम को, और यही रिपोर्ट अगर हासिल करनी थी तो ये तो हमारी लोकल एजेंसीज़ भी कर सकती थी। और एक नुक्ता नज़र ये है कि इससे बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है और इसके बाद एक बड़ी ही फेयर और अनफेटेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, मेरे ख्याल में इस रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करने से पहले इसके दो तीन इश्यूज इसके अंदर को डिवाइड हम कर लेते हैं, पॉलिटिकल हैं, टेक्निकल हैं और इन्वेस्टिगेशन है। बट बिफोर वी डू दैट, एक पैकेज है बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस शहादत के उस वक्त का है जिस वक्त उन पर अटैक हुआ व्हेन शी वाज किल्ड। तो पहले वो देखते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इन मनाजिर में आप देख सकते हैं मोहतरमा लियाकत बाग में जलसे के बाद अपने स्क्वाड के हमरा बाहर आ रही हैं। ये पहली स्याह गाड़ी मोहतरमा की ज़ाती सिक्योरिटी की गाड़ी है। ये दूसरी गाड़ी सफ़ेद रंग की जिसमें मोहतरमा खुद मौजूद हैं। इस गाड़ी के हमरा कारकुनों की, पीपल्स पार्टी के जालों की एक बड़ी तादाद साथ साथ भाग रही है। और ये तीसरी स्याह गाड़ी भी सिक्योरिटी की गाड़ी है। पीपल्स पार्टी के जालों का गाड़ी के साथ साथ भागना ये रिवायती अंदाज है पीपल्स पार्टी के जालों का, जिसका यकीनन एक मकसद अपने कायद के साथ इजहार अकीदत है और दूसरा मकसद ये है कि अपने कायद को इंसानी शील्ड मुहैया की जाए, अपने कायद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। और इस वक्त हम आपको जो मनाजिर दिखा रहे हैं, ये मंजर हमने आपके लिए एक लम्हे को रोका। आप देख सकते हैं मोहतरमा इस मौके पर गाड़ी से बाहर मौजूद नहीं थी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के जाले नारे लगा रहे थे और मोहतरमा गाड़ी से बाहर नहीं थी। और इन मनाजिर में आप देख सकते हैं कि मोहतरमा मजबूर हो गई हैं अपने कारकुनों के नारों का जवाब देने के लिए और बिलाखिर गाड़ी से बाहर निकलकर उनके नारों का जवाब दे रही हैं। पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन ये बताते हैं कि इस मौके पर, और ये वो मौका है जो अब आप यहाँ से देखेंगे कि मोहतरमा पीपल्स पार्टी के कारकुनों के नारों का जवाब दे रही हैं। मोहतरमा मजबूर हो गई अपने कारकुनों के नारों का जवाब देने के लिए। पीपल्स पार्टी की बागी क़यादत ये कहती है कि मोहतरमा को मना किया गया था कि गाड़ी से बाहर ना निकलें, सिक्योरिटी खदशा मौजूद है, लेकिन मोहतरमा ने अब गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों के जवाब देने को ही बेहतर जाना। मोहतरमा कदरे सुकून से, कदरे इत्मीनान से अपने गिर्द मौजूद कारकुनों को देख रही हैं। और इस वक्त वो शख्स जो मोबाइल से इन तमाम मनाजिर को अक्सबंद कर रहा था, अगर आप देखें बाकायदा मोहतरमा की गाड़ी पर सवार हो चुका है। मोहतरमा के करीब होकर उनकी शहादत से कुछ देर पहले के ये मनाजिर अक्स बंद कर रहा है। आप देख सकते हैं मोहतरमा कदरे इत्मीनान से टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हैं। उनके गिर्द पीपल्स पार्टी के जालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि मुस्तकिल नारेबाजी कर रहे हैं। और ये वो मंजर है जिसमें वो मोहतरमा जो अभी तक अपने कारकुनों के नारों का जवाब दे रही थी, मंजर से गायब हो चुकी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो कि चंद लम्हे पहले तक कारकुनों के नारों का जवाब दे रही थी, मंजर से गायब हो गई। उस लम्हे गाड़ी की दूसरी जानिब क्या हो रहा था, अब हम आपको ये दिखाते हैं। गाड़ी की दूसरी जानिब उस वक्त जब मोहतरमा कारकुनों के नारों का जवाब दे रही थी, एक शख्स मोहतरमा पर गोलियां चला रहा था और गालिबन ये वो वजह है जिसकी वजह से मोहतरमा अपने कारकुनों के मजीद नारों का जवाब नहीं दे सकी। एक मरतबा फिर देखिए वो मोहतरमा जो अब से कुछ देर कबल तक इस मंजर में मौजूद थी और नारों के जवाब दे रही थी, इस गोली बरसाए जाने के नतीजे में, इन फायरिंग के नतीजे में उस मंजर से गायब हो गई। और फिर यह अफसोसनाक धमाका हुआ जिसने 28 लोगों की जान ले ली। इस वक्त हमने आपके लिए अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में मुनक़सिम किया है। स्क्रीन के दाहिने हिस्से में आप देख सकते हैं जालों की एक बड़ी तादाद मोहतरमा के गिरदा गिर्द मौजूद है। स्क्रीन के बाहने हिस्से में मोहतरमा का स्क्वाड लियाकत बाग में जलसे के बाद बाहर आ रहा है, कारकुन गाड़ी के हमरा भाग रहे हैं। स्क्रीन के दाहिने हिस्से में अगर आप देखें, सफ़ेद दायरे में वो शख्स मौजूद है जो कि मुसल्ला है और इस वक्त सफ़ेद दायरे में मोहतरमा की शहादत से कुछ लम्हे पहले के वो मनाजिर हैं जो कि अक्स बंद किए गए हैं, जिस लम्हे में मोहतरमा पर गोलियां बरसाई गई और आपने देखा कि किस तरह मोहतरमा गोली लगने के नतीजे में गिर गई। ये मनाजिर हैं मोहतरमा की शहादत से चंद लम्हे कबल के, जो इस वक्त हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। वो मनाजिर जब मोहतरमा लियाकत बाग में कामयाब जलसा करने के बाद बाहर निकली मगर उन्हें शहीद कर दिया गया। शेठी साहब, ये बड़ी मेहनत से तैयार की थी हमारी न्यूज़ टीम ने, काफ़ी इसके ऊपर भी इनफैक्ट एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। हम रिपोर्ट के ऊपर बेसिस करते हैं अपनी गुफ्तगू को। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट जब यूएन को ये मैंडेट दिया गया, ये जरदारी साहब की प्रेसिडेंसी में आने के भी 6 महीने बाद दिया गया, क्यों?
غالباً پیپلز پارٹی کی حکومت 2000 2008 میں آئی اور 2009 جولائی میں یو این نے رپورٹ کو کہا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کریں گے تو 18 مہینے کے بعد سمجھے. اور زرداری صاحب کو شاید اس وقت جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا فروری 2009 میں، اس وقت 6 مہینے ہو گئے تھے آئے ہوئے. تو کیوں دیر لگی؟ کیوں یہ سوچا کہ یو این کی طرف جانا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. آپ نے دیکھا کہ یو این رپورٹ کے اندر ایک بہت ایکسٹرا آرڈینری آبزرویشن ہے جو کہ توقع نہیں تھی کہ اس قسم کی آبزرویشن ایک یو این کی رپورٹ پہ. یو این بڑی کنزرویٹو ایجنسی ہے، سیاسی معاملوں میں بہت کنزرویٹو زبان اختیار کرتے ہیں اور رویہ بھی بڑا کنزرویٹو ہوتا ہے. انہوں نے اپنی رپورٹ میں پورا تبصرہ کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ غالباً 90s 80s میں یہ لفظ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ پہلی دفعہ وجود میں آیا. اس سے مراد یہ کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں 3 ایجنسیز آتی ہیں، ISI ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو. انٹیلیجنس بیورو سویلین کمانڈ میں ہے، باقی دونوں ملٹری کمانڈ میں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو تھا اس کو کور جو ہے اس کا جو نچوڑ ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹری کی قوت، ان کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. تو اس میں رپورٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت کچھ بات کی گئی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی تو اس وقت بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی. جب ضیاء الحق صاحب چلے گئے تو ایک ڈیل ہوئی تھی جس میں جنرل بیگ نے اور غلام اسحاق خان جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے اس وقت پریزیڈنٹ تھے، ان کو بنایا تھا جنرل بیگ نے کہ جی آپ رہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بے نظیر بھٹو ایک ڈیل کر کے آئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ پہلے فیصلہ یہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا اور جوڈیشری کے ذریعے کیا تھا. اس کے بعد جب ضیاء چلے گئے تو پھر راستہ کھولنا پڑا، مجبوری تھی. تو بے نظیر بھٹو کے صاحبہ کے ساتھ ایک ڈیل کی گئی تھی. ڈیل کا یہ تھا کہ آپ فارن منسٹر جو ہے وہ صاحبزادہ یعقوب کو رکھیں گے، فارن پالیسی ہمارے ہاتھ میں رہے گی وغیرہ وغیرہ. اور جب بے نظیر نے انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی تو اس کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا. تو بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رہا ہے جب سے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی. تو وہ اسٹیبلشمنٹ اب زرداری صاحب جب بے نظیر بھٹو اس دفعہ واپس آ رہی تھی، تیسری دفعہ اقتدار میں کوشش کر رہی تھی واپس آنے کی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے. پیرا 216 میں لکھا ہوا ہے. اور جنرل مشرف، جنرل کیانی، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ واز تھریٹنڈ. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے کہ کس قسم کی اب پارٹنرشپ تیسرے راؤنڈ میں کرنی. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ بے نظیر بھٹو صاحب آئے. زرداری صاحب جب آئے تو ان کے سامنے بھی یہ ایک سوال کھڑا ہوا تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی ایک انکوائری کرانی ہے جس میں شاید اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو کسی قسم کا. اس لیے وہ ڈامک ڈول تھے. تو اس پہ ذرا بات اور آگے بھی وضاحت کرنی چاہیے. اس پہ ڈیفینیٹلی سیٹی صاحب بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے.